धन्यवाद अशोक जी। इतनी अच्छी वाणी से संचालन आप कर रहे हैं, मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं अशोक जी का। अध्यक्ष यहाँ के सरस्वती मंडल के अध्यक्ष अशोक जी, हमारे जिले के हमारे मंडल के प्रभारी सचिन जी, जिनके अभी हमने विचार सुने और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम विभिन्न कार्यक्रमों को ले रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन है। और हमारे जिले के मंत्री चमोली जी यहाँ पर हमारे साथ, उनका किस तरह से सारा कार्यक्रम को आगे चलाना है इसके विचार सुने। ये जो कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रफुल्ल जी और तिवारी जी, यहाँ पे महिला मोर्चा के उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, विभिन्न अन्य हमारे मोर्चा के और अन्य पदाधिकारी, सरस्वती मंडल के इस कार्यक्रम में मुझे आज अपने विचार रखने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और अपने क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश से, केंद्र से या अपने क्षेत्र के मंडल से और जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के से जो भी कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है, उसको अच्छी तरह से हम निभाते हैं। और आज तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि हम आज विश्व के जो बहुत ही प्रमुख नेता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न आयामों में, उस कार्यक्रम में अपने साथ जुड़ के आज इसका अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं, तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। अभी मैं आज ही सवेरे पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में जो पूरे विश्व के स्तर पर कुछ बात कही रशिया को लेके, यूक्रेन को लेके, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने उस बात को उद्धृत करते हुए पूरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह बात कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया को लेकर यह बात कही है। और व्हाइट हाउस का जो प्रवक्ता है, उन्होंने उस बात को पुनः उद्धृत करके कहा कि जो विश्व की समस्या है, उन किसी समस्या पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विचार रखे हैं, वह हमें उस समस्या को समाधान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो मैं तो अभी मेरे पीछे कुछ दिन पहले, मैं क्योंकि प्रवक्ता हूं, अभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स से एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला, जबकि ये पेपर वॉशिंगटन टाइम्स या ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विचारों के साथ सहमति बहुत बार नहीं रखते, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके बोला कि एक विषय पे कि मैं आप चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं। तो मैंने कहा, आप लोग तो हमारे विचारों को स्थान नहीं देंगे, आप लोग तो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं कि विश्व का कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी कार्य है या कोई भी इनिशिएटिव है या कोई भी पॉलिसी है या कोई समस्या है, उसमें आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और भारत के विचारों को सुने बगैर, रखे बगैर उसको पूर्णता नहीं मिलती। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने यह कार्यक्रम का पूरी परिकल्पना की कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे हम सेवा पखवाड़े के रूप में यह विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। जैसे सचिन जी ने बताया, वृक्षारोपण को करेंगे, स्वास्थ्य के कैंप लगाएंगे, जो अन्य सेवा के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम करेंगे। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ लेके हम इन कार्यक्रमों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वह है जल संरक्षण का। अपने अशोक जी ने कैसे बताया कि पूरे देश में, हर मंडल में, हर जिले में, सब जगह, हर प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज जल के संबंध में हम अपने विषय को यहाँ पे रखेंगे। और जब भी हम कोई बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है।
हम कोई कार्यक्रम करते हैं, केंद्र से प्रदेश से हमारे पास निर्देश आते हैं, हम नीचे तक उस कार्यक्रम को ले जाते हैं, तो हमारे पास उस विचार को ले जाने के लिए, उस विचार के पीछे, उस कार्यक्रम के पीछे क्या सोच है, इसका प्रशिक्षण हम हर वक्त करते हैं, देते हैं। जब किसी कार्यक्रम को, एक तो है कि हमें किसी ने आज्ञा दे दी, हमने वो काम कर दिया, एक उस बात को समझ के हम जब जनता के बीच में जाते हैं, देश के बीच कार्यक्रम के साथ जाते हैं, तो हमारा उस कार्यक्रम में उत्साह बढ़ जाता है, जनता को जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो जाता है और समाज में जो परिवर्तन चाहते हैं वह हम करने में सफल होते हैं। तो यह जो जल का महत्वपूर्ण विषय आज है, इसके बारे में मैं आपको कुछ विषय जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में हम सब लोग जल को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जल के ऊपर हमारा जीवन है, जल ही जीवन, जैसा चमोली जी ने बताया कि आज जल ही जीवन है का लक्ष्य लेके हम जा रहे हैं। ये पैम्पलेट भी हमें बताया कैसे संरक्षण करना है, संरक्षण क्यों करना है यह भी महत्वपूर्ण है, संरक्षण से क्या होगा यह भी जानना जरूरी है, और जल की भारत में क्या स्थिति है, हमारे प्रधानमंत्री का क्या उद्देश्य है, और हम 2024 तक जल के क्षेत्र में क्या लक्ष्य लेके चले, यह सब जानकारी हमें बहुत आवश्यक है, जानना है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी में 70% जो है पृथ्वी, वह जल से पूर्ण है। हमारा पूरा जो ये पृथ्वी है जल से उसका निर्माण हुआ है, और मनुष्य का शरीर है, पेड़ पक्षी पौधे, यह तो कहते हैं 98% इसमें जल का कंटेंट है। और इसका इतना बड़ा जल का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है पूरे पृथ्वी में, प्रकृति ने हमें यह निःशुल्क रूप से सबके लिए प्रदान की है, लेकिन हम क्या वह प्रचुरता यानी इतनी उपलब्धता महसूस करते हैं? नहीं करते। इसका क्या कारण है? चमोली जी ने कहा कि जल की इतनी चिंता है, सबको ये चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है, इतना सारा जल है। उसका कारण यह है कि 97% जो पूरी पृथ्वी पे जल है वह ड्रिंकेबल नहीं है, यानी पोर्टेबल कहते हैं, उसको पिया नहीं जा सकता। मात्र 3% जल है जिसको हम पी सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक, और पिए जल के बगैर जीवन नहीं है। हमारा तो छोड़िए, पशु पक्षी प्राणी मात्र सबका जीवन जल पर आधारित है। तो यह जो 3% जल है, इस जल की कीमत हमें समझनी चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि अगर जल की इतनी उपलब्धता है, अगर हम जागरूक होंगे, भारत में कहते हैं 2050 तक जितना भी जल की आवश्यकता है हमारे बीच में, उस जल की आवश्यकता की पूरी उपलब्धता पूरी तरह से निश्चित है। प्रकृति ने भारत को इतना वरदान दिया है, और चाहे वो संस्कार के रूप में दो, संस्कृति के रूप में दो, विचार के रूप में दो, प्राकृतिक रिसोर्सेज के रूप में दो, संसाधनों के रूप में देखो, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जल, हवा, वायु, जंगल, सब चीजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता की है। लेकिन प्रकृति ने एक कर्तव्य भी हम सबको साथ में दिया है कि अगर हम इस चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें इसकी उपलब्धता की मुश्किल हो जाएगी। तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, उन सब की जीवन यापन के लिए भी इस चीज को हमने महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। जल की प्रचुर उपलब्धता है, लेकिन मनुष्य का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको गंदा ना करे, पॉल्यूट नहीं करे। हम नदियों को हमने जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, आज नदियां, आज यमुना को हम देखते हैं, रोज देखते हैं, क्या हाल कर दिया। हमारे ही जीवन में हम यमुना का, मथुरा में जाते थे, स्नान करते थे, दिल्ली में भी स्नान करते थे, जल नदियों से लेके पीते थे। आज हमें उस जल को पीने में डर लगता है, घबराहट होती है, हम बॉटल का जल पीते हैं, हमें बिस्लरी का पानी चाहिए। नहीं तो हमारे पूर्वज और हम लोग खुद भी नदी का पानी पूरी तरह से पीते थे। तो हमने नदियों को पॉल्यूट कर दिया, हमने भूजल का दोहन कर दिया, हजारों गैलन पानी हम रोज निकाल लेते हैं, जमीन से निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका रिचार्ज नहीं करते, यानी जमीन में पानी वापस उस भूजल का रिचार्ज नहीं होगा, तो वह हम निकालते जाएंगे तो कितना ही खजाना हो वो खाली हो जाएगा, अगर हम उसके लिए मेहनत करके वापस नहीं भरेंगे।
तो यह बेसिक उद्देश्य है कि हमें जल की उपलब्धता को अगर हम जीवन में महसूस करेंगे, उसको हम आगे वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहेंगे। जल के बगैर आप देखें, एक दिन ना नहाओ कितना बुरा लगता है। अगर घंटों, हवा सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, कुछ मिनटों में आप सांस हवा नहीं मिले तो हमारा जीवन चला जाएगा। पानी उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ 1-2 दिन 2-4 दिन अगर हम बिना पानी के रहेंगे तो हमारी जीवन यापन नहीं हो पाएगा। पशु पक्षी प्राणी मात्र सबके लिए चाहिए, तो इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वह यह महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की जनसंख्या 17% है और हमारा विश्व में 4% जो है हमारे पास जल का संसाधन विश्व का ग्लोबली है। तो इसलिए भी ये आवश्यकता है कि हम इसका संरक्षण संवर्धन करें। अब इतना उपलब्धता है, सब कुछ है, हमारे अंदर जागरूकता से बचपन से हम पढ़ाते हैं। प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में निःशुल्क, प्रकृति तो कोई चार्ज नहीं करती कि तुम पानी ले रहे हो इतना पैसा दे दो, कोई नहीं देता। प्रकृति ने जितना जीवन के लिए जो भी आवश्यकता है, प्रकृति ने वह कोशिश की है कि वह सबके लिए समान रूप से, गरीब अमीर सब पशु पक्षी सबके लिए समान रूप से निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहे। तो उसके लिए हमें संरक्षण करना बहुत आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इसकी उपलब्धता हम क्यों नहीं महसूस करते। उसका एक कारण है, वह यह है कि बारिश में, अभी आप बताया अशोक जी ने कि यहाँ पे खूब बारिश हो रही है, सचिन जी ने, तब भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। खूब बारिश हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं। कभी गर्मी सूखा पड़ गया, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ, किसी दिन किसी जगह में बाढ़ आ रही है, बिहार में बाढ़ आ रही है, कहीं राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है। तो इसीलिए जैसे बताया सचिन जी के आदरणीय जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की थी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो मैं कल परसों भोपाल में था, बेतवा नदी के किनारे। तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प आदरणीय मोदी जी ने उसको इसी वर्ष इनॉग्रेट किया है कि केन और बेतवा को जोड़ देंगे। तो केन में, उत्तर प्रदेश में जो केन नदी में बहुत जल है, बेतवा में भी काफ़ी जल है, तो वो कभी किसी सीजन में होता है तो वो आपस में इसको रहे। तो इसका एक मैनेजमेंट, यानी जिसको कहते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका पूरा बहुत बड़ा रोल है। सीजनल, यानी हर सीजन में पानी की उपलब्धता नहीं होती, हर जगह पे समान रूप से उपलब्धता नहीं होती। तो इसके लिए सरकार और व्यक्तिगत कर्तव्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब सीजन में समान रूप से उपलब्धता नहीं है, सब जगह पे समान रूप से उपलब्धता नहीं है। तो सरकार का, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, लोकल बॉडीज हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हमारी RWA हो, एसोसिएशन हो, सामाजिक क्षेत्र के कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए, सब जगह की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी मैनेजमेंट की, रख रखाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि हम 2019 के पहले हर घर पे 19 करोड़ घर हैं हमारे देश में, परिवार हैं, 19 करोड़ घरों में हर घर में जल को नल के द्वारा उपलब्ध करवाएंगे। कितना बड़ा लक्ष्य रखा है उन्होंने। हमारे जीवन में कई लक्ष्य रखे और उसको पूरा किया, चाहे शौचालय का निर्माण हो, जनधन अकाउंट के साथ बैंक के खाते खोलने हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसे पहुंचाने हो, हर 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात हो, या वैक्सीनेशन 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन निःशुल्क टीका देने की बात हो। हर चीज में उन्होंने एक लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया। तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर में 15 अगस्त को यह घोषणा की कि हम 2024 के पहले 19 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल की सप्लाई सुनिश्चित कर देंगे। 2019 में 2.5 करोड़ घरों में केवल जल के द्वारा नल की उपलब्धता हो रही थी। 70 साल लगभग हो गए, 65 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, केवल 2.5 करोड़ लोगों के घर में नल के द्वारा जल उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। और 2019 से अब हम 2022 में हैं,
3 करोड़ घरों में, आज के समय में 5.5 करोड़ घरों में हम लोग सरकार के प्रयोग से और प्रदेश के और केंद्र के हम लोग 5.5 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल सुनिश्चित करवाने में सफल हुए हैं। और हम इस लक्ष्य को 19 करोड़ घरों के अंदर नल के द्वारा जल उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इस लक्ष्य का संकल्प भी हमें लेना है। प्रदेश सरकार भी अपने आदरणीय योगी जी का मैं देख रहा था कि जिस तरह से केंद्र सरकार तो सहायता करती है, जिस तरह से तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अपनाया है, एक एग्जाम्पल की तरह पूरे प्रदेशों में वह सेट किया है। और अभी इस 15 अगस्त के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े थे कि हम 75 साल अपनी भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल यानी अमृत काल के पदार्पण कर रहे हैं और 2047 में हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पे ले जाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस 75 साल में हम एक और संकल्प लेंगे। वह यह है कि हर जिले में, लगभग 700 जिले हैं पूरे देश में, उन 700 जिलों में हर जिले में 75 जो तालाब हैं उनको किसी न किसी तरह संरक्षित करेंगे। सरकारी सहयोग से और एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से हर जिले में 75 तालाबों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उन तालाबों का रखरखाव संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में लेंगे, क्योंकि हमने नल तो लगा दिया, उस नल में जल कैसे पहुंचाएंगे। तो जल को रिचार्ज करने का एकमात्र तरीका है कि अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में तालाब जो हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल बात बताता हूँ कि हम पानी के तालाबों के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। देखा कि दिल्ली में अगर मास्टर प्लान को देखें हम, तो 240 तालाब नक्शे में बने हुए हैं और एक्चुअली में आप देखोगे तो कुछ 30-40 तालाब हैं, उनकी भी बुरे हाल है। यहीं पे मैं ग्रेटर नोएडा में नरेंद्र भूषण जी से मैं मिला था, तो उन्होंने लिस्ट दी थी कि हमारे वाटर बॉडीज जो पूरे ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 110 वाटर बॉडीज है। मैं ऋतु माहेश्वरी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वाटर बॉडीज नक्शे में 140 वाटर बॉडीज हैं नोएडा के क्षेत्र में। तो क्या हमें वो दिखती हैं? नहीं दिखती। कहीं ना गांव में उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो गया, उसमें गंदा नाले का पानी सीवरेज हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद का रिचार्ज नहीं होता। तो ये इन वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करना, उनमें से 75 वाटर बॉडीज को कार सेवा के रूप में हम सब काम सरकार के करेगी, सहयोग से करेगी, लेकिन हम लोगों को जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करके कार सेवा के रूप में उन तालाबों का संरक्षण, संवर्धन, रख रखाव करना। और बहुत आसान है, कार से कोई पैसा नहीं लगता, मैंने देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनरेगा के अंदर 200 लेबर पर डे, अगर कोई तालाब के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करता है, कार सेवा करता है, तो 200 मजदूरों को मनरेगा के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से वह जो लेबर कमिश्नर है वो उसको पेमेंट करेगा। तालाब सरकारी है, हमें केवल इतना करना है कि उसमें गंदा पानी जो रिचार्ज होता है वह उसमें ना जाए, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट जो करते हैं धीरे धीरे वो ना हो। सामाजिक का जागरूकता के साथ आपस के लोग उसी क्षेत्र के, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई आएगा या लखनऊ से कोई आएगा वो करेगा, हमें अपने अपने क्षेत्र में उन तालाबों को आइडेंटिफाई करना। आप देखिए कितना बढ़िया तरीका है समाज के लोगों को जोड़ने का अपने साथ। युवा बच्चों में जागरूकता आती है, महिलाएं इसके कार्यक्रम में काम करती हैं, वृद्ध पुरुष बैठ के सारे काम कर सकते हैं। और एक वहाँ की एक समिति की तरह से बना दी, एक कार सेवा की समिति आपने बना दी, हम लोगों ने लीड ले ली, तालाब को हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके आगे गंदगी को छोड़ना रोकने का काम शुरू कर दिया, मनरेगा की तरह कभी खुदाई कर दी और 2 कार सेवा के रूप में सेवा काम किया। तो वह तालाब जो रिचार्ज होगा, तो आप पानी के अनुसार मनुष्य को, कभी नदी के किनारे हम जाते हैं, तालाब के किनारे आते हैं, साफ सुथरा पानी होता है तो मन को प्रसन्नता होती है। और वो जो रेन वाटर है, जो कि बारिश का पानी है, वो रिसाइकल जो पानी होता है वह उस तालाब में आके इकट्ठा होगा
नहीं तो हम सब जगह नालियों में इधर उधर हम देखते हैं कि घरों के सामने, दुकानों के सामने भर जाता है बारिश में। उसको सिंपल नालियां साफ हो जाए, उसमें वो पानी तालाब तक चला जाए, उसको कनेक्ट, ज़्यादातर तालाबों को अथॉरिटी वगैरह ने कनेक्ट किया हुआ नहीं है, तो माइनर चेंजेस से वो हो जाता है और पानी वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। बारिश का पानी बहता नहीं है, मिट्टी को खराब नहीं करता, और फिर वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। उस ग्राउंड वाटर के रिचार्ज से हमें अच्छा स्वच्छ जल, निर्मल जल मिलने का शुरू हो जाता है। तो यह बात हमारे को अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी है कि 75 तालाबों को हमने अडॉप्ट करना चाहिए। उस कार्यक्रम से हम जुड़ेंगे, आगे कार्य करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस कार्यक्रम को देखेंगे। यहाँ पे महिलाएं बहुत हैं, और यूनाइटेड नेशन ने एक 2017 में यह ये 2010 में एक कहा था कि 2030 तक हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रकृति को संरक्षण संवर्धन के लिए रखेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था यह पानी का संरक्षण संवर्धन, और उसमें सैनिटेशन भी इंक्लूड किया, यानी स्वच्छता, सफाई, शौचालय, ये सब कार्यक्रम है। मैंने एक स्टडी करवाई थी कि अगर घर पे नल नहीं आता, नल से पानी नहीं आता, तो महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है। दूर दूर जाके कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने, पानी लाना है, उनका कई कई घंटे, ये एक काम है जो समय उनका बचता है, उनकी एनर्जी बचती है, वो बच्चों में, परिवार को अच्छी तरह से और कामों में वो जोड़ सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का भी, नल के द्वारा घर में जल पहुंचने का भी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक तो इसमें कई तरह की और जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो सब तो ठीक होती हैं, लेकिन इसमें महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए समय होगा, अपनी कुछ और दिनचर्या को बढ़ा सकते हैं, तो वह काम कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इसके साथ जुड़ती है। तो यह भी चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद आपको लगता होगा कि क्योंकि यह जो है ना, इस पानी जितना महत्वपूर्ण विषय है, वो आने वाले समय में, चाहे विश्व युद्ध की बात करते हैं, ये करते हैं, आने वाले समय में ये कहते हैं ब्लू गोल्ड की बात करते हैं। हमने कई पिक्चरें भी बनी है कि जैसे ऑयल आज के समय में इतना बड़ा रिसोर्स कुछ कंट्रीज के लिए जनरेट कर रहा है, उसी तरह पानी एक महत्वपूर्ण चीज होगी, तो वो उस तरह का रिसोर्स जनरेट करेगा। तो पानी की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी बहुत बड़ा काम करना सबको चाहिए, हमें संरक्षण करना है, और इसको, बच्चों को इसकी जागरूकता के बारे में भी ध्यान में देना है। तो हमारा संविधान कहता है कि पीने योग्य पानी हर व्यक्ति को निशुल्क रूप से मिले। इसके बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, हमने भी कई कोर्ट केसेस देखे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत हमारे संविधान ने कहा है कि पीने योग्य निशुल्क पानी हर व्यक्ति को मिल सके, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है। तो ये जो यानी हम 8 साल में अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्या 65 साल में ये जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी? तो यह भी चीज हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि आज हमने इतना बड़ा मास मूवमेंट किया है, इतना बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं, इस एक कर्तव्य के रूप में इस कार्य को ले जा रहे हैं, और अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि संविधान का हम लोग आदर नहीं करते, ये नहीं करते। हर संविधान की चीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे पूरे संगठन और हमारे सरकार में आदरणीय मोदी जी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब कार्यक्रम से हम जुड़े हैं, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्कृति, जैसे मैंने तालाबों की इम्पोर्टेंस बताई, रेन वाटर को कंजर्व करने की बात कही, बहुत सारे इसमें सारे प्रावधान हैं, उनको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। कंजर्वेशन का जो काम है, विश्व की बड़ी बड़ी संस्कृतियां नदी के किनारे हुई हैं। हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कितनी बड़ी संस्कृति थी, सरस्वती नदी के किनारे थी। सरस्वती सूखी तो वो पूरी इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी 3-4 हजार वर्ष पहले, वह नष्ट हो गई। आज उसका केवल अवशेष मिलते हैं, पर
पत्थरों में और उसमें मिलते हैं, लेकिन आज उसका कोई वो अवशेष नहीं है। नाइल, इजिप्ट की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, नाइल के किनारे हुई। ये जो यूरोप की पूरी सिविलाइजेशन, डेन्यूब रिवर है जो कि 11 देशों के बीच में से बहती है, उसके किनारे पूरा यूरोप था। और आज हम गंगा यमुना के किनारे, हम गंगा यमुना संस्कृति के हिसाब से, नदी के हिसाब से चलते हैं, नर्मदा है, तो नदियों का संरक्षण करना चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि कैचमेंट एरिया का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। कई बार हम समझते हैं कि तालाब छोटा सा है, उतना एरिया बचा रहा है। जब वो उसका कैचमेंट एरिया होता है जिसमें वो बारिश का पानी लेके नीचे सोखता है। अगर यमुना को अगर हम देखें तो यमुनोत्री में कई लोग गए होंगे, आप देखेंगे एक ट्रिकल डाउन छोटी सी धारा से निकलती है। नर्मदा कितनी बड़ी नदी है, अमरकंटक में एक छोटे से स्रोत से निकलती है, और इतनी बड़ी नदी आप कैसे बन गई है? तो नहीं है कि वहीं से सारा पानी आ रहा, आस पास से ये जो होता है रिकैच, जो रेन वाटर का जो होता है उसके कारण ये होता है। तो यह सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे सरकार की जिम्मेदारी है, वैसे व्यक्ति की संरक्षण, संवर्धन, कंजर्वेशन की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो हम आज के दिन में मुझे लगता है इस संकल्प को अवश्य लेके जाएंगे कि संरक्षण संवर्धन करना। अगर हम गंदा करते रहेंगे तो सरकार या कोई भी संस्था कितना ही काम कर दे, उसको साफ रखना और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगी। हम सबको कर्तव्य के अनुसार इस बात को रखना है, बच्चों को इस बात को समझाना है, परिवार में महिलाओं को, बड़ों को, अपने आसपास के क्षेत्र के समझाना है कि जो रेन वाटर आता है उसको हम लोग इस तरह वेस्ट ना करें, उसका रिचार्ज करने का प्रयास करें। वो सारे कार्यक्रमों को हम लेते हुए जाएं और तालाबों को आइडेंटिफाई करके हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ेंगे, और जिस उद्देश्य से जो हमारे आदरणीय नड्डा जी ने यह कार्यक्रम रखा है, अमित शाह जी ने और केंद्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, यहाँ के मंडल के पदाधिकारियों ने यह कार्यक्रम रखा है, तो उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए प्रकृति, संस्कार, संस्कृति और हमारे जो पंच तत्व की जो धारणा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, उनका जो प्रकृति के पंच तत्वों का जो सम्मान जीवन में होना चाहिए, उस सम्मान को रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें अपने लक्ष्य में अवश्य सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अब जो कार्यक्रम संयोजक और आयोजक हैं अपने अशोक जी, यहाँ के मंडल के पदाधिकारी जी, सचिन जी और चमोली जी और आप सब ने यह जो कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, और आपने शांति से मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जरूर ये संकल्प लेंगे मेरे ख्याल से कि हम सब लोग इस जल को संरक्षित करेंगे और प्रधानमंत्री के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कार्य को करेंगे। संकल्प है आपके पास? संकल्प है? नहीं, हम ये ले लेंगे। हाँ, हम यही ले लें, बोल दें कि हम, आप बता दें अशोक जी कि हम अपने जीवन में जल को संरक्षित करेंगे और आसपास के तालाब को। मैं आप बोल दो, हम सब बोलते रहेंगे। सर बोलेंगे, उसके बाद आप लोग सारे लोग शांत हो जाए। हाँ, पकड़ लो पत्र। हम सब सरस्वती शिशु मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज 22 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में जल के संरक्षण, संवर्धन, रख रखाव के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है
कि 2024 तक हर घर जल के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। उसमें हम अपना योगदान देंगे। साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने आज्ञा दी है कि हर जिले में 75 तालाबों को रख रखाव में, संरक्षण में हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। मैं आज यह संकल्प लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी।